हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे सॉल्वेंट सिस्टम कंसेप्ट के बारे में। इस कंसेप्ट को हम ऑटो आयोनाइजेशन कंसेप्ट भी कहते हैं। तो देखिए, एसिड और बेस को डिफाइन करने के लिए फ्रैंकलिन ने सॉल्वेंट सिस्टम कंसेप्ट दिया था। अब इस कंसेप्ट की बात करें तो ये सॉल्वेंट के डिसोसिएशन पर बेस्ड है। मींस इस कंसेप्ट में एसिड और बेस को सॉल्वेंट के डिसोसिएशन के बेस पर डिफाइन किया गया है। अब देखिए, इस कंसेप्ट को समझने से पहले हम डिस्कस करते हैं ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ सॉल्वेंट्स के बारे में। मींस सॉल्वेंट में आयंस का फॉर्मेशन किस तरह से होता है। तो पहले डिस्कस करते हैं प्रोटिक सॉल्वेंट्स के बारे में। देखिए, ऐसे सॉल्वेंट्स जिसमें प्रोटॉन प्रेजेंट होता है उनको हम प्रोटिक सॉल्वेंट कहते हैं। अब देखिए, अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर के सेल्फ आयोनाइजेशन या ऑटो आयोनाइजेशन से H3O+ और OH- आयन का फॉर्मेशन होता है। H3O+ हो जाएगा सॉल्वेंट कैटायन या इसको हम एसिड आयन भी कहते हैं। अब OH- आयन की बात करें तो इसको हम सॉल्वेंट एनायन या बेस आयन भी कहते हैं। अब देखिए, अमोनिया की बात करें तो इसमें सॉल्वेंट कैटायन हो जाएगा NH4+ और सॉल्वेंट एनायन हो जाएगा NH2-। इसी तरह से एसिटिक एसिड में भी सॉल्वेंट कैटायन और सॉल्वेंट एनायन बनते हैं। अब बात करते हैं नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट्स के ऑटो आयोनाइजेशन की। तो देखिए, ऐसे सॉल्वेंट्स जिसमें प्रोटॉन नहीं होता है उनको हम नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट्स कहते हैं। तो देखिए, अगर हम BrF4 की बात करें तो इसमें ये हो जाएगा सॉल्वेंट कैटायन या एसिड आयन और ये हो जाएगा सॉल्वेंट एनायन। इसी तरह से SO2 और N2O4 में भी सॉल्वेंट कैटायन और सॉल्वेंट एनायन का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए, इन्हीं सॉल्वेंट कैटायन और सॉल्वेंट एनायंस के बेसिस पर फ्रैंकलिन ने एसिड और बेस को डिफाइन किया था। अब डिस्कस करते हैं एसिड और बेस की डेफिनेशन। तो देखिए, ऐसी स्पीसीज जो कि सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने पर सॉल्वेंट का कैटायन देती हैं या एसिड आयन देती हैं उनको हम एसिड कहते हैं। इसी तरह से ऐसी स्पीसीज जो कि सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने पर सॉल्वेंट का एनायन देती हैं या बेस आयन देती हैं उनको हम बेस कहते हैं। अब एसिड और बेस को एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले बात करते हैं हम सॉल्वेंट की। यहाँ हमने NH3 या अमोनिया सॉल्वेंट लिया है। देखिए, अगर अमोनिया का सेल्फ आयोनाइजेशन या ऑटो आयोनाइजेशन होता है तो उससे NH4+ और NH2- बनता है। NH4+ क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट कैटायन या एसिड आयन और NH2 हो जाएगा बेस आयन या सॉल्वेंट एनायन। अब इस सॉल्वेंट में हम कंपाउंड्स डिसॉल्व करके देखेंगे। अब देखिए, अगर हम NH4Cl को अमोनिया में डिसॉल्व करते हैं तो NH4Cl NH4+ और Cl- आयन में डिसोसिएट हो जाता है। अब देखिए, अगर हम सॉल्वेंट और NH4Cl की बात करें तो इन दोनों में NH4+ आयन कॉमन है। मींस हम कह सकते हैं NH4Cl ऐसी स्पीसीज हो जाएगी जो NH3 में डिसॉल्व करने पर सॉल्वेंट का कैटायन देती है। देखिए, सॉल्वेंट का कैटायन क्या है? NH4+ और NH4Cl को जब हम अमोनिया में डिसॉल्व करते हैं तो ये एसिड कैटायन या NH4+ आयन देती है। तो इस वजह से NH4Cl को हम क्या कहेंगे? एसिड। इसी तरह से अगर हम KNH2 को NH3 में डिसॉल्व करते हैं तो ये कंपाउंड डिसोसिएट होकर NH2 आयन देता है। अब अगर हम NH3 की बात करें तो उसका सॉल्वेंट एनायन क्या होता है? NH2- और अगर हम KNH2 को NH3 में डिसॉल्व करते हैं तो ये भी NH2- आयन देता है। तो हम कह सकते हैं KNH2 ऐसी स्पीसीज हैं जो कि अमोनिया में डिसॉल्व करने पर उसका सॉल्वेंट एनायन देती हैं या उसका बेस आयन
देती हैं, तो इसको हम बेस कहेंगे। अब बात करते हैं एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की। तो देखिए सॉल्वेंट सिस्टम कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में सॉल्वेंट का कैटायन और सॉल्वेंट का एनायन कंबाइन होके सॉल्वेंट फॉर्मेशन करता है। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले बात करते हैं अमोनिया के सेल्फ आयोनाइजेशन की। तो जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं, अमोनिया के सेल्फ आयोनाइजेशन से NH4+ और NH2- आयन बनता है। अब अगर हम इस सॉल्वेंट में NH4Cl और KNH2 डिसॉल्व करते हैं तो NH4Cl क्या करेगा, NH4+ आयन देगा और KNH2 क्या करेगा, NH2- आयन देगा। अब देखिए इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, NH3, जो कि क्या है उसका सॉल्वेंट। तो हम कह सकते हैं सॉल्वेंट का कैटायन और सॉल्वेंट का एनायन जब दोनों कंबाइन होके उस सॉल्वेंट का फॉर्मेशन करते हैं तो उसको हम एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। अब देखिए ये हो गया NH4Cl और ये हो गया KNH2, ये देता है NH4+, इसलिए इसको हम कहेंगे एसिड, और ये देता है NH2- आयन, इसलिए इसको हम कहेंगे बेस। और इन दोनों की रिएक्शन से एक तो बनेगा सॉल्ट और उसके साथ बनेगा सॉल्वेंट, इसीलिए इस रिएक्शन को हम एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। या इस रिएक्शन को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यहाँ हमने सारे आयंस को डिसोसिएट करके लिखा है। ये हो जाएगा सॉल्वेंट कैटायन और ये हो जाएगा सॉल्वेंट एनायन, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से सॉल्वेंट फॉर्मेशन होता है। या इस रिएक्शन को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब देखिए सॉल्वेंट फॉर्मेशन को हम सेपरेटली इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। NH4+ हो जाएगा सॉल्वेंट कैटायन या एसिड आयन, और NH2- आयन हो जाएगा सॉल्वेंट एनायन और बेस आयन, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से सॉल्वेंट का फॉर्मेशन होता है। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसमें NH4Cl और NaNH2 की रिएक्शन से NaCl सॉल्ट और सॉल्वेंट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये भी एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बात करते हैं जिंक नाइट्रेट के एम्फोटेरिक नेचर की। तो देखिए एम्फोटेरिक नेचर में ये एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करता है। अब इसकी रिएक्शन देखते हैं। तो देखिए पहली रिएक्शन में जिंक नाइट्रेट NH4Cl के साथ रिएक्शन कर रहा है। अब यहाँ पर NH4Cl क्या है, एसिड आयन, और यहाँ पर सॉल्वेंट के फॉर्म में हमने लिक्विड NH3 लिया है। इसी तरह से दूसरी रिएक्शन देखें तो इसमें जिंक नाइट्रेट KNH2 के साथ रिएक्शन कर रहा है जो कि बेस आयन है। तो पहली रिएक्शन में ये एसिड आयन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो ये खुद हो जाएगा बेस आयन, और दूसरी रिएक्शन में ये बेस आयन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो खुद हो जाएगा एसिड आयन। तो हम कह सकते हैं ये दोनों रिएक्शन जिंक नाइट्रेट के एम्फोटेरिक नेचर को प्रूव करती है। अब बात करते हैं सॉल्वेंट सिस्टम कंसेप्ट की यूटिलिटीज के बारे में। तो देखिए ये कंसेप्ट ऐसी एसिड बेस रिएक्शन को एक्सप्लेन करता है जो कि एक्वस सॉल्वेंट में भी हो सकती है या नॉन एक्वस सॉल्वेंट में भी हो सकती हैं, या हम कह सकते हैं प्रोटिक सॉल्वेंट या नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट। अब देखिए कुछ नॉन मेटल हैलाइड्स की बात करें जैसे POCl3, तो ये कंसेप्ट नॉन मेटल हैलाइड्स के हाइड्रोलाइसिस को भी एक्सप्लेन करता है। अब देखिए अगर नॉन मेटल हैलाइड्स को हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो उसका हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। अब इस केस में क्या होगा, जो नॉन मेटल हैलाइड का हैलाइड है वो सॉल्वेंट के सेल्फ आयोनाइजेशन से बनने वाले हाइड्रोक्साइड आयन से रिप्लेस हो जाता है। तो यहाँ पर नॉन मेटल हैलाइड्स का जो हाइड्रोलाइसिस है वो सॉल्वेंट के सेल्फ आयोनाइजेशन से आयन जनरेट हो रहा है उसकी वजह से हो रहा है। अब बात करते हैं
सॉल्वेंट सिस्टम कंसेप्ट की लिमिटेशंस के बारे में। तो बात करते हैं पहली लिमिटेशन की। तो देखिए ये कंसेप्ट जो है वो बहुत सी ऐसी एसिड बेस रिएक्शन को एक्सप्लेन नहीं कर सका जो कि प्रोटिक सॉल्वेंट में कंप्लीट होती हैं। इसी तरह से दूसरी लिमिटेशन की बात करें तो ये कंसेप्ट बहुत सी ऐसी एसिड बेस रिएक्शन को भी एक्सप्लेन नहीं कर सका जो कि सॉल्वेंट की एब्सेंस में कंप्लीट होती हैं। और तीसरी लिमिटेशन की बात करें तो ये कंसेप्ट कुछ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को भी एक्सप्लेन नहीं कर सका जो कि आयंस की विदाउट प्रेजेंस में कंप्लीट होती हैं। तो ये हो गया सॉल्वेंट सिस्टम कंसेप्ट के बारे में।